लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोग ये देखे हुए थे कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। और उसमें बात किए थे हम लोग कि पैकिंग फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। और इसके साथ हम लोग ये भी बात किए थे कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होता है, बीसीसी के लिए फिर कितना हो जाता है और एफसीसी के लिए कितना हो जाता है। आज हमारे पास टॉपिक रहेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ये थ्योरेटिकल है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल एक फॉर्मूला दिया जाता है कि डेंसिटी निकालने के लिए, किसी भी क्रिस्टल का डेंसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। वो कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए आपको बेसिकली हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं एज लेंथ ऑफ क्यूब। एज लेंथ ऑफ क्यूब को हम लोग मान लेते हैं ए सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये कितने हो जाएंगे आपके पास, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और लेट कर लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इसके बाद आपको पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग मास का वैल्यू निकाल सकते हैं। मास बराबर क्या मिल जाएंगे यहां से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू हम मान चुके हैं डी और वॉल्यूम कितना आ चुका है आपके पास, ए क्यूब। अब इधर से हम लोग देखते हैं, देखो आपको मैं पढ़ाया था मोल। मोल बराबर क्या होते हैं, मास पर यूनिट एटॉमिक मास, या फिर वेट पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास आप ले सकते हो। और एक मोल बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एवोगाड्रोस नंबर। देखो अब यहां से मोल के जगह पर मैं इस फॉर्मूले पे रख सकता हूं। तो मोल बराबर क्या हो जाएंगे यहां से, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू मास पर यूनिट एटॉमिक मास। अब नंबर ऑफ एटम को मैं एन ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं, एन। और एवोगाड्रोस नंबर को मैं वैल्यू फिट कर देता हूं एन बोले तो एवोगाड्रोस नंबर, एन बोले तो नंबर ऑफ एटम। मास के जगह पर हम लोग रख देते हैं D इंटू ए क्यू। कितना रख देते हैं, D इंटू ए क्यू। यहां से फॉर्मूला मास का वैल्यू आ चुका है, कितना आ चुका है, D इंटू ए क्यू। और एटॉमिक मास को हम लोग मान लेते हैं ए। कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, डेंसिटी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी बराबर यहां से क्या हो जाएंगे, एन इंटू ए डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर इंटू ए क्यू। ये फॉर्मूला आप बेसिकली याद कर लेना कि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या मिल जाएंगे आपके पास, एन इंटू ए डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यू। जहां पर एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एटम, ए आपके पास क्या है, एटॉमिक मास, एन ए आपके पास क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, और एम आपके पास क्या है, ए क्यू आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और डी आपके पास क्या है, डेंसिटी। अगर मैं एन की बात करूं तो एन की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये एससीसी के लिए एन की वैल्यू हमेशा 1 होगी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगा तो इसलिए बेसीसी के लिए होगा। अगर n की वैल्यू 4 हो जाएंगे तो यहाँ पर ये एफसीसी की वैल्यू होगी। ये आप कुछ याद रखना। आपको डेंसिटी निकालने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आप याद रखना और यहाँ पर n की वैल्यू कंसीडर करना। n की वैल्यू अगर 1 रहती है तो एससीसी के लिए होगा, n की वैल्यू अगर 2 रहती है तो बीसीसी के लिए होगा, n की वैल्यू अगर 4 रहती है तो क्या मिल जाएंगे हमारे पास, एफसीसी के लिए। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस डेंसिटी के फॉर्मूले के आधार पर कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी क्रिस्टलाइटिस। आपको एफसीसी दे दिया गया है। अभी मैंने बात किया कि एफसीसी अगर दिया गया हो तो इसके लिए एन की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एफसीसी के लिए कितना हो जाता है, 4। इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.08 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पर एज लेंथ यानी कि ए की वैल्यू दे दिया गया है 4.08 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एंड द डेंसिटी आपको दे दिया गया है 10.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर, यानी कि ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होते हैं, एन इंटू ए डिवाइड बाई
एवोगाड्रोस नंबर इनटू AQ। हमें क्या वैल्यू निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं A इधर लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा D इंटू NA इंटू AQ डिवाइड बाई M। जहां पे डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया गया है 10.2 ग्राम। Na की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। A की वैल्यू कितना दी गई है 4.08 इंटू 10⁻⁻8। 4.08 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी दे दी गई है 4। इसको आप कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपके पास 108 ग्राम। कितना आएगा 108 ग्राम। ये आपके सिल्वर का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, आपके सारे वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल रहेंगे। बस इस फॉर्मूले पर आपको फिट करके, अगर डेंसिटी बोल रहा है निकालने के डेंसिटी निकाल लो, अगर एटॉमिक मास बोल रहा है निकालने के तो एटॉमिक मास निकाल लो। n की वैल्यू नहीं दी गई है तो n की वैल्यू निकाल लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बस यही फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, आपके सारे न्यूमेरिकल्स इस बेसिस पे सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन दिया गया आपके पास, वो क्या बोल रहा है, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस। सिल्वर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस। FCC लैटिस की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 4। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं। एंड एक्सरे स्टडी ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट एज लेंथ ऑफ द सेल इज 408.6 पिकोमीटर। यहां पर एज लेंथ कितना दे दिया गया 408.6 पिकोमीटर। अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 पिकोमीटर बराबर हो जाते हैं 10⁻10 सेंटीमीटर। यानी कि 408.6 इंटू 10⁻10 क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर के फॉर्म में आपकी ये आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालने की बात की जाएगी। डेंसिटी यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा A वाट। एटॉमिक मास यहाँ पे दिया गया है 108 ग्राम और डेंसिटी निकालने को बोल रहा है। फॉर्मूला आपको पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होते हैं N इंटू A डिवाइड बाई NA इंटू AQ। N की वैल्यू क्या रख देंगे 4, A के जगह पर एटॉमिक मास क्या रख देंगे हम लोग 108। Na बोले तो एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू कितना हो जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23 और A की जगह पर वैल्यू क्या दिया गया 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। यानी कि 408.6 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस आपके इस बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो सारे आपके वैल्यू क्वेश्चन में दिए रहेंगे और वो क्वेश्चन जो पूछे बस इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर डेंसिटी बोला तो डेंसिटी निकाल लो, n बोला तो n निकाल लो, a बोला तो a निकाल लो, a बोला तो a निकाल लो। n की वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट होती है। तो ये हो गया आपकी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। इसके बाद हमारे पास टॉपिक रहेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप हम लोग देखने वाले हैं। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आयोनिक क्रिस्टल, सेकंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, थर्ड होगी कोवलेंट क्रिस्टल और फोर्थ हो जाएंगे मेटालिक क्रिस्टल। तो हम लोग यहां से लिख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड may be depending upon intermolecular force of attraction crystalline solid are divided into 4 categories। सबसे पहला कैटेगरीज आते हैं आपके पास आयोनिक क्रिस्टल। सेकेंड आएंगे आपके पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। थर्ड आएगा आपके पास कोवलेंट क्रिस्टल और फोर्थ आ जाएंगे आपके पास मेटालिक क्रिस्टल। ये 4 जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनको 4 का ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है चारों, इनको किसके आधार पे डिवाइड किया गया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
स्ट्रॉन्ग हो तो आयोनिक क्रिस्टल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह काम कर रहा है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड अगर बना रहा है तो कोवलेंट क्रिस्टल, और मेटालिक बॉन्ड बना रहा है तो मेटालिक क्रिस्टल। ये इसके आधार पर 4 जो कैटेगरी हो गए हैं, बारी बारी से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि आयोनिक क्रिस्टल क्या होगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होगा, कोवलेंट क्रिस्टल क्या होगा, और इसके साथ साथ मेटालिक क्रिस्टल क्या होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास रहेंगे यहाँ से आयोनिक क्रिस्टल। हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि आयोनिक क्रिस्टल क्या क्या होते हैं। आयोनिक क्रिस्टल देखो, हमारे पास सपोज करो एक यूनिट सेल दिया गया है या फिर एक किसी भी लैटिस दिया गया है, क्रिस्टल लैटिस दिया गया है। क्रिस्टल लैटिस का एक यूनिट में मान लेता हूं जो है आपके पास यूनिट सेल। इसके पास ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जितने भी सारे यहाँ पे पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस साइट। अगर आयोनिक क्रिस्टल की बात की जा रही है तो जितने भी यूनिट सेल में जो पॉइंट बनेंगे या क्रिस्टल लैटिस में जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट में आपके कैटायन मौजूद हो सकते हैं और एनायन मौजूद हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो सकता है और नेगेटिव चार्ज मौजूद हो सकता है। अब जरा सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, क्योंकि आपको पता है अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपके नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयोनिक क्रिस्टल में जितने भी लैटिस पॉइंट होते हैं, उन सारे पॉइंट को या तो कैटायन रिप्रेजेंट करेगा एंड एनायन रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे इन आयोनिक क्रिस्टल each lattice point points are occupied by cation and anion। केटायन और एनायन का हर एक पॉइंट पे मौजूद रहेगा। चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, मान लो कि ये पॉइंट पर अगर केटायन मौजूद है तो ये पॉइंट पे एनायन मौजूद होगा, यहाँ पर केटायन मौजूद होगा, यहाँ पे एनायन मौजूद होंगे। तो जितने भी लैटिस पॉइंट बनेगा क्रिस्टल लैटिस में या फिर यूनिट सेल में, तो सारे पॉइंट को कौन सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाई करेंगे केटायन और एनायन। और केटायन आपकी पॉजिटिव चार्ज है, एनायन आपके नेगेटिव चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कौन से फोर्स से, आयोनिक फोर्स से, या फिर उसको हम लोग अलग नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से these ions are held together by a strong electrostatic force of attraction, a strong electrostatic force of attraction। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसी के आधार पे हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी आयोनिक क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट बनेगा, उन सारे पॉइंट को केटायन और एनायन सेटिस्फाइड करेगा। अब ये केटायन और एनायन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। अब एक मेन पॉइंट ये है यहाँ पर कि ये जो केटायन है, इसके चारों तरफ एनायन मौजूद रहेगा, और एक एनायन है तो इसके चारों तरफ केटायन मौजूद रहेंगे। यानी कह सकते हो कि एक केटायन के चारों तरफ एनायन घिरा रहेगा और एक केटायन के चारों तरफ एनायन घिरा रहेगा। ठीक उल्टा एक दूसरे से काम करेगा। केटायन अगर है तो उसके चारों तरफ एनायन मौजूद होगा, और अगर एनायन है तो उसके चारों तरफ केटायन मौजूद होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं each cation is surrounded by number of anion and each anion is surrounded by number of cation। केटायन के चारों तरफ एनायन मौजूद रहेगा बहुत सारे, और एनायन के चारों तरफ केटायन मौजूद रहेगा। अब देखो, किसी भी एक केटायन के चारों तरफ जितने भी एनायन मौजूद रहेंगे उसको कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक केटायन है तो एक केटायन के चारों तरफ कितने एनायन मौजूद है, 1 2 3 4 5। तो इस यूनिट सेल का आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल जाएगा, 5। या फिर इसके लिए बात कर लो, ये हमारे पास एनायन है, एक एनायन के चारों तरफ कितने केटायन मौजूद है, इस एनायन के चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 केटायन मौजूद है। तो इसको बोलेंगे, इस यूनिट का
कितना कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा आपके 6 मिलने वाले। कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे, यानी कि एक केटायन के चारों तरफ जितने भी एनायन घिरे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेगा। एक एनायन के चारों तरफ कितने भी केटायन मौजूद है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ केटायन surrounding the one anion or number of anion surrounding the one cation called its coordination number। जैसे कि मान लो, मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूं, जैसे मान लो ये हमारे पास सोडियम केटायन है, इस सोडियम केटायन के चारों तरफ Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस और Cl माइनस, या फिर यहां पे ले लेता हूं मैं Cl माइनस, इसके चारों तरफ सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस। देखो एक केटायन के चारों तरफ कितने एनायन मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल जाएगा 6। कितना मिलेगा 6। किसके आधार पे, नेगेटिव चार्ज के आधार पे। यहाँ पर एक सिंगल एनायन, इसके चारों तरफ कितने केटायन है, 1 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। वही लिखा जा रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ केटायन सराउंडिंग वन एनायन, एक एनायन के चारों तरफ कितने भी केटायन मौजूद हों, या फिर नंबर ऑफ एनायन सराउंडिंग द वन केटायन, एक केटायन के चारों तरफ कितने एनायन मौजूद हैं, ये वो कौन क्या डिसाइड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 सोडियम प्लस आयन सराउंडेड बाय 6 Cl minus and 1 Cl minus ion surrounded by 6 sodium plus ion, hence its coordination number कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कौन बताएगा, उसके नियरनेस्ट एटम बताएंगे। जैसे कि मान लो ये हमारे पास यहाँ पर सोडियम रखा हुआ है, तो इस सोडियम के चारों तरफ कितने भी क्लोरीन माइनस हो, जितने क्लोरीन माइनस होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो के आधार पे भी आप किसी भी आयनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। हम लोग पॉइंट लगा लेंगे, यहां से एक पॉइंट और लगाएंगे, द ज्योमेट्री एंड coordination number of this crystal may be determined by radius रेशियो के आधार पे भी आप किसी भी आयोनिक क्रिस्टल का ज्योमेट्री निकाल सकते हो और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। अब सवाल ये आता है सर रेडियस रेशियो क्या है, तो रेडियस रेशियो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। रेडियस रेशियो, देखो रेडियस रेशियो क्या होता है, जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस आयन मौजूद है और Cl माइनस आयन मौजूद है। इसका कुछ रेडियस होगा, जैसे मान लो R, इसका रेडियस R1 है और इस क्लोरीन माइनस का रेडियस क्या है R2 है। तो इन दोनों रेडियस का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियस रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट इज अ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो के आधार पे आप किसी भी आयोनिक क्रिस्टल का ज्योमेट्री निकाल सकते हो और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो डिफाइन कर लेते हैं, इट इज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन कॉल्ड रेडियस रेशियो। जैसे कि मान लेते हैं कि R पॉजिटिव, इसको अगर हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ केटायन, और R माइनस इसको मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ एनायन।
तो रेडियस रेशियो बराबर क्या हो जाएंगे, कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस का रेशियो, यही आपका क्या कहलाएगा, रेडियस रेशियो कहलाएगा। अब ये हर एक एटम के लिए अलग अलग होता है, हर एक आयंस के लिए अलग अलग होते हैं, जो डिपेंड करता है साइज के आधार पे, ठीक है ना। तो रेडियस रेशियो के आधार पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या पहुंचेगा, तो उसके लिए एक टेबल दिया जाता है, वो टेबल मैं बना दे रहा हूं कि कैसे आप कर सकते हो उसका। तो हमारे पास 4 कॉलम मौजूद रहेंगे इस रेडियस रेशियो में। एक कॉलम में रखूंगा मैं रेडियस रेशियो, यहां पे रखेंगे आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे मैं रखूंगा ज्योमेट्री, और यहां पे मैं रखूंगा एग्जांपल। जैसे मान लो रेडियस रेशियो का रेंज 0.155 से लेकर के 0.225 के बीच में आता है। कहां से कहां तक, 0.155 से लेकर के 0.225 के बीच में। मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.155, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 0.225, या इसके बीच में अगर लाइज करता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। और यहां पे ज्योमेट्री बनेगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। इसका एग्जांपल बात करें तो B2O5, इसका एग्जांपल हो जाएंगे। और अगर 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में लाइज करता है, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.225, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 0.414, या इसके बीच में लाइज करता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। और यहाँ पे ज्योमेट्री मिल जाएगा आपको टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये मैं 11th क्लास में बात किया हूं, सारे का शेप, ट्राइगोनल का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल का शेप कैसा होता है, ये सारे हम लोग बात किए हुए हैं। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में लाइज करता है, मिनिमम 0.414 और मैक्सिमम 0.732, या इसके बीच में अगर लाइज करता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। और इसका अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड का। और अगर मान लो 0.732 से लेकर के 1.00 के बीच में लाइज करता है, यानी मिनिमम 0.732 और मैक्सिमम 1, इसके बीच में अगर लाइज करता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। और इसका ज्योमेट्री होगा बॉडी सेंटर, क्या होगा, बॉडी सेंटर, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्यूबिक, क्या बोल सकते हो, क्यूबिक। इसका एग्जांपल हो जाएगा CSCl। तो ये 4 के आधार पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का भी निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं कि रेडियस रेशियो के आधार पे आप किसी भी आयोनिक क्रिस्टल का ज्योमेट्री निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। उसके लिए एक टेबल दिया जाता है, ये टेबल यहाँ पर मौजूद है। मैंने 4 कॉलम रखा, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, और उसके बाद एक एग्जाम्पल लिया। अगर मान लो रेडियस रेशियो का रेंज 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में लाइज करता है, मिनिमम 0.155 और मैक्सिमम 0.225, या इसके बीच में लाइज करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल, और एग्जांपल क्या मिल जाएगा आपके पास, B2O5 का। नेक्स्ट, अगर मान लो 0.225 से लेकर के 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में लाइज करता है, मिनिमम 0.225 और मैक्सिमम 0.414, या इसके बीच में लाइज करता है, इसका बीच में लाइज करता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6, और ज्योमेट्री क्या मिल जाएगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जांपल एक है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। और ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो 0.732 से लेकर के या 1 के बीच में लाइज करता है, मिनिमम 0.732 और मैक्सिमम 1, या फिर इन दोनों के बीच में लाइज करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8, और ज्योमेट्री क्या हो जाएंगे इसके, बॉडी सेंटर या फिर क्यूबिक, क्या हो जाएंगे, क्यूबिक। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग CSCl या फिर सीजियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो अब इसके आधार पे हम लोग, ये तो होगा आयनिक क्रिस्टल का डिस्क्रिप्शन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल का प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात किया, किसी भी आयोनिक क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट होता है उसको कौन सेटिस्फाइड करता है, कैटायन और एनायन। तो एक लैटिस पॉइंट मैं मान लेता हूं ये लैटिस पॉइंट है, यहाँ पर लैटिस पॉइंट है, यहाँ पर कैटायन सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ पर एनायन सेटिस्फाइड कर रहा है। दोनों के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स। कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और वो भी कौन से फोर्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि F। ठीक है, अब जरा सोचो, ये फोर्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग है,
अगर ये स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्टल तगड़ा बनेगा या स्ट्रॉन्ग बनेगा या फिर हार्ड बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, जितने भी आयोनिक क्रिस्टल होते हैं वो हार्ड नेचर का होता है, बहुत हार्ड होगा, उसको तोड़ नहीं सकते आप आसानी से। तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज हो जाएंगे इट्स हैव हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल दोनों का रेंज। आयोनिक क्रिस्टल नेचर में कैसे पाए जाएंगे, एक तो सॉलिड मिलेगा और दूसरा क्या होगा, सॉलिड भी कैसा होगा, बहुत हार्ड सॉलिड होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं, अब देखो आप याद करो मैंने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था आपको, सॉल्यूशन में एक पॉइंट पढ़े थे हम लोग, लाइक डिजॉल्व लाइक। वहां पर हम लोग बात किए थे कि जो पोलर सॉल्यूट होगा आपके पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में टूट जाता है, सोडियम प्लस और Cl माइनस, यानी कि चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज डेवलप हो गया इसका मतलब कैसे कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। ये पोलर कंपाउंड है, हमेशा कहां पे सॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। जैसे कि आपके क्या हो जाएंगे, पानी, तो पानी किस फॉर्म में टूटता है आपके H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में टूट जाता है। तो जो पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। तो जितने भी आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल कहने का मतलब क्या है कि उसकी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होंगे, आपके आयंस होंगे। क्या होंगे, आयंस होंगे, यानी कि पोलर बनेगा, ये पोलर सॉल्यूट बनेंगे। तो पोलर सॉल्यूट हमेशा कहां पे घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इट्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। कहां पे घुल सकता है, ये पोलर सॉल्वेंट में ही घुल सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं, अब देखो ये फोर्स कैसा था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब जरा सोचो, इस फोर्स को मैं तोड़ना चाह रहा हूं, मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं, तो क्या ये आसानी से ब्रेक होगा, नहीं। इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एंथैल्पी को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा उतना ही ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, उतना ही ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट्स हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन so that it's have high melting point and boiling point। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होने के वजह से इसके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एक और हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है आपके आयोनिक क्रिस्टल, कैसे हैं, आयोनिक क्रिस्टल। और आयोनिक क्रिस्टल जनरल फेज में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। तो जब तक ये सॉलिड स्टेट में है तब तक ये कंडक्टर के जैसा बिहेव नहीं करेगा, यानी कि जब तक ये नमक ऐसे ही रखा हुआ है उससे करंट पास कर दो तो करंट पास नहीं होगा। लेकिन एक मरतबा नमक को आप पानी में डाल दिए या फिर फ्यूज्ड में डाल दिए, मान लो यहाँ पर डाल दिया हम लोग सोडियम प्लस और Cl माइनस, ये फ्यूज्ड स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट में डालने के बाद सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। अब इससे अगर करंट पास करोगे तो ये सोडियम मूव करेगा अलग, क्लोरीन मूव करेगा अलग। तो आयंस के मूवमेंट के होने की वजह से ये फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट में जो आयोनिक क्रिस्टल है वो कंडक्टर की जैसा बिहेव करने लगता है। तो आप यहां से ध्यान रखना कि जो सॉलिड स्टेट में आयोनिक क्रिस्टल होते हैं वो कभी भी करंट पास नहीं सो करते, लेकिन जैसे उस आयोनिक क्रिस्टल को मैं किसी फ्यूज्ड या मोल्टेन स्टेट में ले जाता हूं तो वहां पर आयंस का मूवमेंट होने लगता है। आयंस के मूवमेंट होने की वजह से वो करंट उससे आसानी से पास हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेंगे, इन सॉलिड स्टेट इट्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but it's become a good conductor of electricity, good conductor of electricity in fused or molten state due to free movement of ion, due to free movement of ions।
आयंस की फ्री मूवमेंट होने की वजह से जो आयोनिक क्रिस्टल हैं वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है। आप इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि सोडियम क्लोराइड आपके सॉलिड स्टेट में, जब तक सोडियम क्लोराइड आपके सॉलिड स्टेट में उससे करंट पास करो नहीं पास होगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड को फ्यूज्ड स्टेट में ले गए या फिर मॉल्टन स्टेट में ले गए, तब उसके आयंस क्या होने लगे, फ्री मूवमेंट करने लगे, क्योंकि जैसे फ्यूज्ड स्टेट में डाले सोडियम प्लस टूट गया और क्लोरीन माइनस अलग हो गया। अब जैसे करंट पास करोगे सोडियम प्लस का मूवमेंट शो करेगा, क्लोरीन माइनस का मूवमेंट शो करेगा, और इसके मूवमेंट होने की वजह से वो करंट उससे आसानी से पास हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सॉलिड स्टेट इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट्स बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और मॉल्टन स्टेट ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। तो ये थे आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। अब इस आयोनिक क्रिस्टल में हमारे पास यहाँ पर टॉपिक रहेंगे टाइप्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। देखो आयोनिक क्रिस्टल का बेसिकली दो ही टाइप होता है। पहला टाइप होते हैं एबी टाइप, जिसमें आपके एग्जांपल लिए जाते हैं सोडियम क्लोराइड, ZnS या फिर CaCl। देखो यहां पर हर एक केटायन का एक ही एटम है और एनायंस का भी एक ही एलिमेंट है। जैसे कि A आपके एक है और B आपके क्या है, एक है। यहां पर भी सोडियम एक, क्लोरीन एक, Zn एक, S एक, CS एक और क्लोरीन भी एक। सेकेंड टाइप होते हैं आपके पास AB2 टाइप और A2B टाइप, जिसमें कि एक एटम आपके डाइमर के फॉर्म में होगा, जैसे कि CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, और एक हो जाएगा पास Na2O, इसको कहते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड टाइप इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एंटी फ्लोराइड। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड कहने का मतलब क्या है कि इसके अपोजिट होगा ये N2O वाले, यानी कि CaF2 का स्ट्रक्चर जैसा बनेगा इसी का ठीक उल्टा क्या होगा, आपके पास Na2O का स्ट्रक्चर होगा। मैं यहाँ पर हम लोग NaCl के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और CaCl का स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर आपके बच जाएंगे जैसे कि ZnS और CaF2 और N2O, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको प्रॉपर देख सकते हैं, या फिर वहां पे आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा लिंक के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सोडियम क्लोराइड का करेंगे और सीजियम क्लोराइड का करेंगे। बाकी जो बच जाएंगे ZnS, CaF2 और Na2O, इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से आप उसको चेक करके आप उसको रनिंग हैंड कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज हमारे प्रोसेस सेम रहेंगे, हर कुछ सेम रहेगा। तो इसके लिए मैं दो ही एग्जांपल लूंगा, NaCl का और CaCl का, बाकी आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं NaCl का। पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। अब देखो सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करते हैं रेडियस रेशियो का। तो रेडियस रेशियो कहने का मतलब है RR, यानी कि सोडियम का रेडियस और क्लोरीन का जो रेडियस होगा। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में लाइज करता है। अगर यहां के बीच में लाइज कर रहा है तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, आपका ज्योमेट्री हो जाएगी यहां से ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। याद रखना ये सारे पॉइंट हैं, ऑक्टाहेड्रल। जब हम NaCl स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इन NaCl स्ट्रक्चर सोडियम प्लस आयंस occupied the body center and edge center, जिसको हम लोग ब्लू कलर से मैं डिनोट करने वाला हूं। किसे, ब्लू कलर से। देखो जब भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे, जब भी हम लोग ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उसमें जो केटायंस होंगे हमेशा आपके बॉडी सेंटर में मौजूद रहेगा और एज के सेंटर में मौजूद रहेगा, और जो एनायंस होंगे इन सोडियम क्लोराइड structure Cl minus ions occupied the corner and face center
फेस सेंटर। इसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं इस टाइप से। तो ये पॉइंट 2 याद रखना आप कि जब भी आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पूछा जाए, जब भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल दिया जाए, इस ज्योमेट्री में केटायंस हमेशा बॉडी सेंटर पे मौजूद रहेगा और एज के सेंटर में मौजूद रहेंगे, और एनायंस जो होगा वो हमेशा कॉर्नर में मौजूद रहेगा और उसके साथ साथ फेस के सेंटर में मौजूद रहेगा। ठीक है, आप इसको पलट भी सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि सोडियम जो है आपके कॉर्नर पर और फेस सेंटर पे है, कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप ये बोलो कि केटायंस हमेशा बॉडी के सेंटर पे मौजूद रहेगा और एज के सेंटर में मौजूद रहेगा जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे तब, और एनायंस जो होंगे वो आपके कॉर्नर पे मौजूद रहेंगे और फेस के सेंटर में भी मौजूद रहेगा जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे तब हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं इस टाइप का, यूनिट सेल में या फिर क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर। NaCl का स्ट्रक्चर अगर हम लोग लैटिस स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का होगा। NaCl नमक का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये क्यूब हो गए। अब देखो इसमें सोडियम कहां कहां ऑक्यूपाई किया हुआ है, बॉडी के सेंटर में और एज के सेंटर में। बॉडी का सेंटर कहने का मतलब ये होगा आपके बॉडी के सेंटर, और एज का सेंटर ये वाले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हो गया आपके पास सोडियम। ब्लू कलर किसको डिनोट कर रहा है, सोडियम को डिनोट कर रहा है, सोडियम प्लस आयन। ठीक है, और जो आयंस क्लोरीन है यानी कि एनायंस जो मौजूद है वो कहां कहां मौजूद होंगे, कॉर्नर पे मौजूद होगा और इसके साथ साथ फेस के सेंटर में मौजूद होगा। ये कब होगा, जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा तब। यहाँ पे कॉर्नर में क्लोरीन, यहाँ पर कॉर्नर है, जहां पे कॉर्नर मिलेगा वहां पे आपके सोडियम क्लोरीन ऑक्यूपाई करेगा, और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पे 1 2 3 4 यहाँ 5 और यहाँ पर 6। तो इस टाइप का सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सोडियम आयंस जो होते हैं वो बॉडी के सेंटर पे अवेलेबल होता है और एज के सेंटर पे अवेलेबल होता है, और क्लोरीन माइनस आपके कॉर्नर पे अवेलेबल होते हैं और उसके साथ साथ फेस के सेंटर पे अवेलेबल होता है। तो ये कुछ इस टाइप का सोडियम क्लोराइड या नमक या फिर रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके आधार पे। देखो यहाँ पे ये मान लो हमारे पास क्यूब है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये जो कॉर्नर मिल रहा है आपको, कॉर्नर और फेस का सेंटर, कॉर्नर और फेस के सेंटर में कौन ऑक्यूपाई करेगा, क्लोरीन, और जो सोडियम है वो बॉडी के सेंटर यानी कि बीच में, अंदर में, और इसके साथ साथ एज के सेंटर पे ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, जो आपका ऐसा दिख रहा है आपके पास। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सोडियम का कितना होगा इसमें और क्लोरीन का कितना होगा। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयंस। तो सोडियम प्लस आयन कहां कहां मौजूद थे, आपको याद होगा, एज पर और बॉडी के सेंटर पर। इसके लिए कंट्रीब्यूशन हम लोग बात किए थे 1/4 और बॉडी सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन बात किए थे 1। अब देखो सोडियम प्लस आयन का मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ सोडियम आयंस। तो कंट्रीब्यूशन पहले एज के लिए कितना हो जाएगा 1/4, और टोटल एज कितने होते हैं 12, प्लस बॉडी सेंटर कितना 1, 4 से इसको कट कर दो, 4 दिए 12, 3 और 1 मिलकर कितने हो गए 4। अगर मैं नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस आयन की बात करूं तो क्लोरीन माइनस आयन कहां कहां मौजूद थे, ये तो सोडियम प्लस आयन थे। क्लोरीन आयन कहां कहां मौजूद थे, फेस के सेंटर में और कॉर्नर पे। फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2 और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फेस की बात करते हैं या फिर कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, प्लस फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल फेस कितने 6। कट करो, 8 से 8 कैंसिल, तो 2 3 से वैल्यू कितने आ गए टोटल 4। अब देखो यहां से सोडियम प्लस का भी 4 रिक्वायरमेंट है, क्लोरीन माइनस का भी 4 रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोडियम 4 मिल रहा है, क्लोरीन कितना मिल रहा है 4। इसी को हम लोग मिलाकर क्या लिख सकते हैं NaCl। क्या बोल सकते हैं NaCl। अब देखो यहां से सोडियम प्लस का भी 4, क्लोरीन माइनस का भी 4, तो दोनों का फॉर्मूला यूनिट क्या मिल रहा है आपके पास 4। सोडियम भी 4 रिक्वायरमेंट हो रहे हैं और क्लोरीन भी 4 रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो फॉर्मूला यूनिट यहां से क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला यूनिट ये मिल जाएंगे आपके पास 4। याद रखना इसको फॉर्मूला यूनिट।
कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में फॉर्मूला यूनिट कितना होता है आपके पास 4 होता है। इसके बाद मैं एक मरतबा इसके स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ करता हूं सोडियम क्लोराइड का। यहां पे कॉर्नर में क्लोरीन थे और फेस के सेंटर में भी क्या थे, क्लोरीन। और सोडियम यहां के एज पर थे। और इसके बॉडी के सेंटर पर था। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था हमारे पास। अब देखो, अगर मैं इसी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो यहां पर हो जाएगा इच सोडियम प्लस आयंस सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन माइनस आयन एंड each chlorine minus ion surrounded by 6 sodium plus ions. Hence, its coordination number is equal to 6. देखो कैसे, मान लो ये हमारे पास सोडियम है, तो ये वाला 3 क्लोरीन कौन से यूनिट सेल पर है, इधर वाला। देखो इसी के जैसा सिमिलर यूनिट सेल मैं पीछे भी एज्यूम कर रहा हूं। जो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है आपको यूनिट सेल, इसके पीछे भी एक यूनिट सेल है, बिल्कुल ऐसा ही। तो इस वाले यूनिट सेल से जो ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है, वहां पर इस सोडियम के नजदीक देखो कितने क्लोरीन है, एक यहाँ पर कॉर्नर में, एक यहाँ पे कॉर्नर में, एक फेस के सेंटर में। 3 क्लोरीन हो गए और 3 क्लोरीन इसके पीछे वाले यूनिट सेल में होंगे, बिल्कुल ऐसा ही। तो 3 इधर से 3 उधर से, कितने हो गए टोटल 6। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है एक सोडियम 6 क्लोरीन से सराउंडेड है, और जितना क्लोरीन, एक क्लोरीन 6 सोडियम से सराउंडेड होगा। इस क्लोरीन को एज्यूम करो, चाहे कोई भी क्लोरीन का एज्यूम करो, दोनों साइड की यूनिट सेल में देखोगे तो चारों तरफ 6 क्लोरीन और एक सोडियम कंसीडर करें तो उसके चारों तरफ 6 क्लोरीन होंगे, और एक क्लोरीन को कंसीडर करें तो उसके चारों तरफ 6 सोडियम होंगे। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल जा रहा है आपको, 6 मिल जा रहा है। नेक्स्ट रहेंगे हमारे पास क्लोज डिस्टेंस बिटवीन सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस आयन। अब फिर से देखो, मैं एक एज को कंसीडर कर रहा हूं, सपोज करो नीचे वाले एज को मैंने कंसीडर कर लिया, इसका एज लेंथ मैंने ले लिया ए। अब देखो तो यहां से इसका क्लोरीन का रेडियस r, यहां पे इससे क्लोरीन का रेडियस r, यहां पे जो सोडियम होगा कुछ इस टाइप के होंगे बड़े। आपको बताया था कि सारे एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मैं इसकी एज को ले लेता हूं यहां से, कुछ इस टाइप से। यहां पर आपके मौजूद है सोडियम, बीच में आपके कौन से हैं, सोडियम मौजूद, कुछ इस टाइप का। और इसके कॉर्नर में आपके क्लोरीन है, इसके कॉर्नर में भी आपके क्या है, क्लोरीन, कुछ इस टाइप का। आप दिख रहा होगा कि नीचे वाला जो एज मैंने कंसीडर किया कुछ इस टाइप का है। अब इसकी रेडियस r हो जाएगी, इसकी रेडियस r हो जाएगी, और यहाँ पर जो रेडियस बना इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2r। यहाँ पर ये सोडियम प्लस है, यहाँ पर ये क्लोरीन माइनस है, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, क्लोरीन माइनस। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक क्लोरीन माइनस, यहाँ से दूसरा क्लोरीन माइनस, तो लिख सकते हैं 2r क्लोरीन माइनस प्लस 2r सोडियम प्लस इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या हुआ है आपके पास। अब इसके आखिरी वाली एज को मैंने कंसीडर किया, देखो यहाँ से r को अगर मैं 2 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या मिल जाएगा, RCl माइनस प्लस r सोडियम प्लस इज इक्वल टू a। अब डिवाइड में ले आओ, क्या मिल जाएगा, RCl माइनस प्लस r सोडियम प्लस इज इक्वल टू a/2। अब देखो एक सोडियम प्लस और एक क्लोरीन के बीच में कितने डिस्टेंस मिलेंगे आपको, a/2। इधर से भी आ जाए तो क्या मिलेगा, a/2, दोनों को जोड़ के क्या मिल जाएंगे, वैल्यू a मिल जाएंगे। तो ये थे आपके पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सीजियम क्लोराइड की भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाएंगे वो आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ कॉपी रखा हुआ है, आप वहां से चेक करके आप उसको रनिंग हैंड कर सकते हैं। ये पहला एग्जांपल हम लोग सोडियम क्लोराइड का कंप्लीट कर लिए। सेकंड हमारे पास स्ट्रक्चर जाएगा सीजियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है सेकंड नंबर स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। सबसे पहला चीज आता है इसका रेडियस रेशियो।
यानी कि आर है। तो सीजियम का रेडियस और क्लोरीन का जो रेडियस होगा, इसकी अगर रेंज की बात करो तो मिलेगा 0.732 से लेकर के 1.00 तक। यानी कि ज्योमेट्री कैसा मिलेगा इसका? ज्योमेट्री मिल जाएगा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। और जब भी बॉडी सेंटर की बात होगी तो इसमें जो केटायन होगा हमेशा बॉडी के सेंटर पे अवेलेबल होगा, और जो एनायंस होंगे वो आपके कॉर्नर पे अवेलेबल होंगे। यहां पे लिखते हैं हम लोग, इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर सीजियम प्लस आयंस ऑक्यूपाइड द बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में अवेलेबल होगा। इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर क्लोरीन माइनस आयंस ऑक्यूपाइड द कॉर्नर। तो जब भी आप बॉडी सेंटर की बात करो, यानी कि ज्योमेट्री जब भी आपका बॉडी सेंटर होगा, तो उस दौरान सीजियम या फिर कोई भी केटायन आपके बॉडी के सेंटर पे अवेलेबल होंगे, और कोई भी एनायंस कहां पे अवेलेबल होगा? कॉर्नर पर अवेलेबल होगा। अगर मैं इसको सीजियम को डिनोट कर रहा हूं ब्लू कलर से, और क्लोरीन को डिनोट कर रहा हूं कुछ इस टाइप से, तो स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा यूनिट से सीजियम क्लोराइड का? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन कहां पे मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर पे मिल गया। और सीजियम कहां पे मौजूद होगा? इसके बॉडी के सेंटर। तो कुछ इस टाइप का आपके सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सीजियम का कितना होगा और क्लोरीन का कितना होगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूनिट निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले यहां पे देखते हैं नंबर ऑफ सीजियम प्लस आयन। कहां पर मौजूद है सीजियम? सिर्फ और सिर्फ बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना? सिर्फ 1। कितना होता है? 1। तो इसका 1 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन कहां पे मौजूद है? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। टोटल कॉर्नर कितना है? 8। वैल्यू कितना मिल गया? 1। यानी कि सीजियम और क्लोरीन का रेशियो कितना मिल गया आपके पास? 1:1। फॉर्मूला यूनिट कितना मिल जाएगा? फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि सीजियम का भी एक ही एटम रिक्वायरमेंट हो रहे हैं और क्लोरीन का भी एक ही एटम रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो फॉर्मूला यूनिट सिर्फ 1 से बनेगा। आप समझ रहे हैं? इसके बाद अब देखो, फिर से मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इधर। कॉर्नर पे आपके क्लोरीन हो गए, इसके बॉडी के सेंटर में क्या होंगे आपके पास? सीजियम। अब देखो यहां पर ये जो सीजियम मौजूद है, इसको टच करने वाले 8 क्लोरीन है। कौन कौन? देखो, एक वो कॉर्नर का 1 2 3 4 और 4 ये कॉर्नर से 1 2 3 4। तो इस सीजियम को टच करने वाले कितने क्लोरीन है? 8। तो हम क्या कह सकते हैं? एक सीजियम को 8 क्लोरीन घेरा हुआ है। उसी तरीके से एक क्लोरीन को 8 सीजियम घेरा रहेगा इसके बगल बगल वाले यूनिट से। यहां पर एक यूनिट सेल है, इसके बगल वाले भी यूनिट सेल होंगे, उसके पीछे वाले भी यूनिट सेल होंगे, इधर भी यूनिट सेल होगा, इधर भी यूनिट सेल होगा, उसके ऊपर भी यूनिट सेल होंगे, इसके नीचे भी यूनिट सेल होगा। तो एक क्लोरीन को चारों तरफ से सीजियम घेरेगा 8, और एक सीजियम को चारों तरफ से 8 क्लोरीन घेरने वाले। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग यहां से each cesium plus surrounded by 8 Cl minus and each chlorine minus ion surrounded by 8 cesium plus ion. Hence its coordination number कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे पता चला? कि सीजियम को घेरने वाले 8 क्लोरीन है और एक क्लोरीन को घेरने वाले 8 सीजियम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल जाएगा आपको? 8 मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस।
देखो मैं यहां से इन तीनों की बात कर रहा हूं, सपोज करो ये वाला कॉर्नर और ये सीजियम और ये वाला कॉर्नर के एटम की बात कर रहा हूं। तो आपका कुछ इस टाइप का डायगोनली होंगे, इस टाइप से यहां पर आपको मिल जाएंगे क्लोरीन, यहां पर मिल जाएगा आपको क्लोरीन, और इसके बीच में कौन से होंगे, सीजियम। अब ये कॉर्नर से लेकर के ये कॉर्नर के बीच में, यानी कि वो कॉर्नर से लेकर के नीचे वाले कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपके पास √3। कितना होता है, √3। अगर मैं इसको a कंसीडर कर रहा हूं, क्या कंसीडर कर रहा हूं, a, तो क्या हो जाएगा ये √3a। अब देखो इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r और इसका रेडियस r। ये है क्लोरीन माइनस, ये है सीजियम माइनस, सीजियम प्लस, और ये आपके पास क्लोरीन माइनस। हम क्या कह सकते हैं यहां से बोल सकते हैं 2 क्लोरीन प्लस 2RCS प्लस 2RCS प्लस और 2R क्लोरीन माइनस की वैल्यू कितनी आ गई है, √3। ठीक है, अब यहां से 2 को कॉमन निकालो तो 2RCS प्लस और RCl माइनस इज इक्वल टू √3। RCS प्लस प्लस RCl माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, √3a/2। अब देखो ये कैसे आया, देखो यहां पे वो कॉर्नर पे जो क्लोरीन था और नीचे वाले कॉर्नर पे क्लोरीन थे, अब बीच में क्या था आपके सीजियम। कुछ इस टाइप का डायरेक्शन बन रहे थे जैसे यहां पे दिया हुआ। ठीक है, तो इसकी रेडियस r क्लोरीन के जो कॉर्नर में मौजूद था, नीचे वाले जो कॉर्नर में तो उसकी रेडियस r, और बीच में जो सीजियम तो उसकी 2r। इसलिए यहाँ पे देखो इसका r और इसका r मिलके कितने हो गए, 2r। अब r 2r और r मिलाकर कितने वैल्यू बनते हैं, √3a। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया, उसके बाद वैल्यू क्या मिल गया आपके पास, एक सीजियम और एक क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3a। तो ये थे आपके पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट सीजियम को। आपके आईडी के क्वेश्चन एक दिए हुए हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन दैट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन सोडियम फ्लोराइड क्रिस्टल इज 2.31 एंगस्ट्रॉम एंड फ्लोरीन का जो रेडियस दिया हुआ है आपके पास 1.36 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले चीज देखो, रेडियस ऑफ सोडियम प्लस और प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 2.31 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे देखो वैल्यू कितना दे दिया गया है, 2.31 एंगस्ट्रॉम। सेकंड दिया गया है रेडियस ऑफ फ्लोरीन कितना दे दिया गया है, 1.36 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ फ्लोरीन कितना दे दिया गया है, 1.36 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है इस 4 ऑप्शन दिया गया है, अब इन चारों ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से RH माइनस का वैल्यू दिया गया है, अगर मैं इस RH माइनस का वैल्यू यहाँ पे फिट कर दूं तो सोडियम प्लस का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज R सोडियम प्लस 1.36 इज इक्वल टू 2.31। तो R सोडियम प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 2.31 माइनस 1.36। माइनस करो कितना आता है, 2.31 1.36, वैल्यू कितने आ जाएंगे, वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे 9.0, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.95। अब यहाँ से रेडियस रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, रेडियस रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस डिवाइड बाई F माइनस 0.95 डिवाइड बाई 1.36। इसको आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वैल्यू आएगा 0.67 के आसपास। कितना आएगा, 0.67 के आसपास। अब देखो तो 0.67 को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं। तो क्या पहला ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है हमारे पास, सोडियम प्लस और F माइनस की वैल्यू कितना आनी चाहिए, 0.7। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास क्या जा रहे हैं, करेक्ट जा रहे हैं। अब जरा देखो सेकंड ऑप्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस। अब यहाँ से देखो, अगर 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में अगर रेडियस रेशियो लाइज करता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ज्योमेट्री क्या मिलते हैं आपके, ऑक्टाहेड्रल। अभी मैं थोड़ी देर पहले टेबल बताया हूँ आपको, और इसमें एक एग्जाम्पल भी बताया था सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब देखो क्या ये 0.7 इस रेंज में लाइज कर रहा है, देखो तो 0.7 के बीच में लाइज कर रहा है ना। अगर लाइज कर रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेशन में कितनी मिलेगी, 6। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन 6। ये भी ऑप्शन हमारे क्या मिल रहे हैं, करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, सोडियम प्लस और F माइनस विल हैव रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या। अगर ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल में है, तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिए थे, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
रॉक सॉल्ट। बेशक बिल्कुल यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड जो है वो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है हमारे पास, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सोडियम प्लस विल ऑक्यूपाइड टेट्राहाइड्रल वॉइड, नहीं ये कौन से वॉइड पर है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड पर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो पहला दूसरा तीसरा आपके ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या है आपके रॉन्ग है, ठीक है ना। ये IIT में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आपके हम लोग अभी बात किए थे कि ईच लैटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइड बाय आयंस, यानी केटायन और एनायंस ऑक्यूपाइड करते थे। लेकिन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या होगा, जो एक एक लैटिस पॉइंट होगा वहां पर पोलर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड कर सकता है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल each lattice point are occupied by either non-polar or polar molecule। लैटिस पॉइंट पे कौन ऑक्यूपाई करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे मान लो अगर लैटिस पॉइंट कोई भी लिया गया है, जैसे कि ये आपके लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं आपके पास। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वहां पर डाइपोल इंटरेक्शन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वहां पर वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वहां पर डाइपोल इंटरेक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं इफ नॉन पोलर molecules are present, then its are held together by Van der Waal force of attraction। Van der Waal force of attraction। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपको हो जाएंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड I2। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारे लैटिस साइड में मौजूद है तो वहां पे कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसके एग्जांपल में आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो जो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, और सेकेंड सॉलिड I2। यदि इफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट then its are held together by dipole interaction और हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मान लो पोलर मॉलिक्यूल मौजूद है, तो पोलर मॉलिक्यूल अगर मौजूद है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करेगा, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन हो या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो। ये सारे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या ये हार्ड बनेगा, नहीं, कैसा बनेगा, ये सॉफ्ट बनेंगे। जनरली जो इस टाइप के सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट नेचर का होता है। तो हम लोग यहां से लिख लेंगे इट्स आर जनरली इन सॉफ्ट। कैसे होंगे ये, सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होगा ये। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कमजोर है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अगर मान लो इफ नॉन पोलर molecules are present, then it's a low melting point। और अगर मान लो पोलर मॉलिक्यूल मौजूद है, इफ polar molecules are present, then it's a high melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट ये रेंज पे रहेंगे। अगर मान लो लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पे जनरली क्या होगा, लो होगा। और अगर मान लो अगर वो पोलर मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करूं
तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, hence they are volatile in nature। एक और पॉइंट है, अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी भी इसका क्या होता है, जनरली बहुत कम होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां से, दे हैव वेरी लो डेंसिटी। ये जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इससे करंट पास करो तो करंट आसानी से पास नहीं होते। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, दे हैव बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे आपके पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अब इसके बाद पॉइंट की बात करो, आयोनिक क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट को कौन ऑक्यूपाई कर रहा था, आयंस। मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे। कोवलेंट क्रिस्टल में क्या होगा, कोई एटम ऑक्यूपाई करेगा, और एटम या तो सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, इन कोवलेंट क्रिस्टल ईच लैटिस पॉइंट occupied by same or different atom। यहाँ पे लिख सकते हो occupied by atom of same or different element। समझाने लगे ऐसा कुछ नहीं इसमें, बस आपको याद रखना है कि एक लैटिस पॉइंट को कौन ऑक्यूपाई करेगा, एक एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट के एटम्स ऑक्यूपाइड करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर लिख सकते हैं, दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं आपके, डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएंगे, सिलिका हो जाएगा, कार्बोरैंडम हो जाएंगे, या फिर कार्बाइड हो जाएगा, लिख लो कार्बाइड, सिलिकॉन हो जाएंगे, ये सारे होते हैं। तो अगर कोवलेंट क्रिस्टल की बात करें तो कोवलेंट क्रिस्टल का एक लैटिस पॉइंट कौन ऑक्यूपाई करेगा, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, और इसमें जो बॉन्ड इंटरेक्शन काम करेगा वो इंटरेक्शन होंगे नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में डायमंड हो जाएंगे, ग्रेफाइट हो जाएंगे, सिलिका हो जाएगा, और कार्बाइड हो जाएंगे, और सिलिकॉन हो जाएंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज है, ये हार्ड नेचर के होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये उतना मजबूत तो बॉन्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी नेटवर्क लाइक है। 3 डायमेंशनल में अगर इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो ये नेटवर्क बनाता है। तो नेटवर्क बनाने की वजह से ये हार्ड नेचर के हो जाते हैं और ब्रिटल नेचर का हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इट्स हैव हार्ड एंड ब्रिटल। सेकेंड, अगर आप इससे करंट पास करो तो इससे आसानी से करंट पास नहीं होते, लेकिन एक मात्र एग्जांपल है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट ऐसे हैं जिससे आप करंट पास करो तो आसानी से करंट पास हो जाते हैं। हालांकि ये कोवलेंट नेचर के होते हैं लेकिन फिर भी इससे करंट आसानी से पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इट्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एंड एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके पास कोवलेंट क्रिस्टल बनेंगे उससे करंट पास करो तो करंट पास नहीं हो, लेकिन ग्रेफाइट से आसानी से करंट क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं।
अब ये हार्ड नेचर का है, ब्रिटल है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी आपकी, हाई होगी। तो लिख सकते हैं इट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसके ऊपर, हार्डनेस के ऊपर। जितना ज्यादा हार्ड होगा उतनी ही ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। अगर मैं फ्यूजन की बात करूं तो इसके पास हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होते हैं, इट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो 4 प्रॉपर्टीज हो गए आपके पास। पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया, ये हार्ड और ब्रिटल नेचर का होता है। सेकंड, ये इससे करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से पास नहीं होते, लेकिन एकमात्र एग्जांपल है ग्रेफाइट जिससे आसानी से करंट पास हो जाता है। और ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, और इसके लैटिस पॉइंट होते हैं। उस लैटिस पॉइंट को कोई भी मेटल ऑक्यूपाई करता है। आयंस में लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करने वाले आयंस थे, मॉलिक्यूल्स में ऑक्यूपाई करने वाले मॉलिक्यूल थे, कोवलेंट वाले में एटम थे, और जो मेटालिक क्रिस्टल है इसमें जो लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करेगा वो कोई भी मेटल एटम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से इन मेटालिक क्रिस्टल each lattice point are occupied by metal atom। अब मेटल एटम है तो इसमें फोर्थ ऑफ अट्रैक्शन कौन सा काम कर सकता है, ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्ड। कौन से काम कर सकते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो लिख सकते हैं यहां से these are held together by मेटालिक बॉन्ड। अब देखिए एक और पॉइंट है, अगर ये मेटालिक क्रिस्टल है तो कोई भी मेटल एटम अपने लैटिस पॉइंट को नहीं छोड़ेगा। जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई भी कॉर्नर, ये हमारे पास लैटिस है, ये क्रिस्टल है, तो यहाँ पर जो कॉर्नर में मान लो मेटल एटम मौजूद है, तो ये मेटल एटम ये कॉर्नर पे ही मौजूद रहेगा, हमेशा रिमूव नहीं होगा यहाँ से, बशर्ते कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो मूवेबल होगा। ये एक जगह से दूसरी जगह उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इन मेटालिक क्रिस्टल metals occupied the fixed position but its valence electron are movable। मेटालिक क्रिस्टल में जो भी मेटल एटम होगा मूवेबल होते हैं। अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेता हूं। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज है मेटालिक क्रिस्टल जो होते हैं वो आमतौर पे सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, मतलब ये रेंज पे डिपेंड करता है, सॉफ्ट से हार्ड तक हो सकते हैं ये। तो पहला चीज इट्स आर रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड भी होते हैं। इट्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। ये क्या होते हैं आपके, इसको पीट करके आप इसको सीट के जैसा बना सकते हो, सीट के जैसा आसानी से बना सकते हो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स आर मैलिएबल। और ये डक्टाइल, ये मैलिएबल आसानी से हो सकते हैं। और थर्ड हो सकते हैं, कोई भी मेटल से आप करंट पास करो आसानी से करंट पास हो जाएगा। कोई भी लोहा या फिर आयरन हो गया तो लोहे से करंट पास करोगे आसानी से करंट पास हो जाते हैं। क्यों, कि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूवेबल होगा उतनी ही ज्यादा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है वहां से। तो लिख सकते हैं हम यहां से इट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू freely movement of electron, freely movement of और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग ले सकते हैं, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड से बना हुआ है। तो मेटालिक बॉन्ड भी एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही है, हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लेकिन फिर भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट्स
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। तो ये थे आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम लोग टाइप की हम लोग बात किए। तो प्रॉपर्टीज एक मतलब देख लेते हैं। जो मेटालिक क्रिस्टल के जो प्रॉपर्टी होता है सॉफ्ट से हार्ड नेचर के होते हैं, और ये मैलिएबल और डक्टाइल नेचर का होगा। ये इससे करंट पास करो, आसानी से करंट पास हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजीली हो जाते हैं, और ये इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये 4 डिस्क्रिप्शन थे। आप इसको, मैं इसका शॉर्ट नोट आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन, आप हमें कमेंट्स के थ्रू और व्हाट्सएप में आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा और इसके लिए प्रॉपर लेक्चर भी बना दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।